Hello everyone, welcome to Nocha. The chapter that we are going to start today is Establishment and Development of Indian Democracy, which is the second chapter of your ISC Indian History syllabus. This was actually requested to me by a student, so I'm going to start with this one. I'm skipping the first one for now बिकॉज फर्स्ट वन में क्या है वो मोस्टली आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा. फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई कि मैं वो फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर दूँ. सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज वीडियो आई वांट टू से समथिंग कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट वीडियो वो देख लेते हैं और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो नहीं देखता है. तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सेकंड पार्ट भी प्लीज़ देखा करिए, क्योंकि अगर आपको पूरा सिलेबस अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो इट इज़ क्रूशियल कि आप दोनों ही पार्ट ध्यान से एकदम देखें. ओके, बीइंग सेड दैट आई थिंक आई शुड स्टार्ट इट नाउ. ओके. The refugee problem, the transfer of assets, and the river water dispute. The refugee problem. In 1947, India became independent, and now the Indian people should rule the country with their elected representatives. The partition was made so hastily that created a great problem, mainly in the communal problem. What do you mean by communal problem? So, communal problem basically क्या होता है जो different communities में होता है. Now see, क्या है, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश के द्वारा इंडिया रूल किया जा रहा था, तो तब क्या था, तब इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? प्रिंसली स्टेट्स होता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, मतलब वो कलेक्टिवली कुछ रूल नहीं हो रहे थे. नाउ वी ऑल नो कि देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, वो एक यूनिटी हो गया था. मतलब जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में एक यूनिटी देखने को मिली, क्योंकि इंडिया को वी कंसिडर इंडिया एज इंडिया इटसेल्फ. दिस प्रॉब्लम वाज आल्सो देयर इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में भी ये सेम था कि अफ्रीका भी तब एक यूनिटी में नहीं था. लाइक अफ्रीका का भी जो भी स्टेट्स थे वो भी डिवाइडेड थे बहुत. तो इसलिए क्या हुआ था, हाँ, तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ था, कम्युनिटीज़ बहुत डिफरेंट थी. लाइक फॉर इंडिया एज वेल, इंडिया में भी इंडिया वाज बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, राइट. क्योंकि इंडिया तब एक यूनिटी में नहीं था, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे और डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में डिफरेंट नियम थे, डिफरेंट रूल्स थे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस थे. तो तब कोई एक लाइक कलेक्टिवली कोई गवर्नमेंट नहीं था तब, राइट. तो अब क्या हुआ था, तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी उनमें बहुत फाइट्स वगैरह होने लगे. तो दिस इज व्हाट कम्युनल प्रॉब्लम मीन्स, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में होता है. लाइक अब कम्युनिटीज़ में आप समझ सकते हो कि बहुत इंडिया इज़ ऑल, मतलब इंडिया हमेशा से ही बहुत डिवाइडेड रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट. तो आप समझ सकते हो, lakhs of refugees were forced to leave their ancestral houses and entered into the two new states of India and Pakistan. After the independence of India and the creation of Pakistan, large-scale population migrated from both the countries. जो मुस्लिम थे वो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में गए थे. Like majority of the Muslims, a lot of Muslims also decided to stay behind in India as well, but majority of them chose Pakistan over India because obviously पाकिस्तान में majority Muslims थे. तो एंड अ लॉट ऑफ हिंदूज जो पाकिस्तान में थे वो उन्होंने डिसाइड किए थे कि वो इंडिया में आएंगे. This is known as the refugee problem. The division of Punjab and Bengal witnessed the biggest migration ever known in world history. अभी यहाँ पे अगर आपको मैं क्वेश्चन करूँ कि क्यों, लाइक द डिवीजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब में क्यों सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखा गया था, इसका रीज़न आई थिंक बहुत ऑब्वियस है. बिकॉज जब पार्टीशन हुआ था तब एक हुआ था वेस्ट पाकिस्तान और एक हुआ था ईस्ट पाकिस्तान, विच इज़ नाउ नोन एज बांग्लादेश. तो जो वेस्ट पाकिस्तान थे वो पंजाब, मतलब वेस्ट पंजाब में वो फॉर्म हुआ था. वेस्ट पंजाब को वहाँ को तोड़कर वो वेस्ट पाकिस्तान बना था. एंड सेम गोज फॉर ईस्ट बंगाल एज वेल. बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल बिलोंग्ड टू इंडिया एंड ईस्ट बंगाल बिलोंग टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन. ओके, तो अब जो माइग्रेशन था, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो माइग्रेशन होगा जो मुस्लिम्स का, वो ज़्यादातर पाकिस्तान, मतलब वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान में ही देखा गया होगा. तो जो बॉर्डर था, जो बंगाल का और पंजाब का जो बॉर्डर था, उसमें ज़्यादा रिवोल्ट्स, ज़्यादा होता है ना, मारपीट देखा गया था in terms of migration. This problem may be divided into three heads: the incoming refugees from West Pakistan, now in Pakistan, to East Punjab; the refugees from Northwest Frontier Province;
द रेफ्यूजीज फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड द रेफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल। मतलब जो भी हिंदूज जो ईस्ट बंगाल में थे वो लोग उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वेस्ट बंगाल में माइग्रेट किया था। According to the report of the Government of India between September 1947 and March 1948, a little more than 1 million people crossed over from the new state of Pakistan to East Punjab in India on foot। मतलब आप समझ सकते हो कि उन्होंने चलकर माइग्रेट किया था। मतलब इतना ज़्यादा, बिल्कुल जो एक्सोडस कहा जाता है ना, जो लार्ज स्केल माइग्रेशन जिसे कहा जाता है, वो हुआ था, उसका सीन था। ओवर 1.5 million by rail, 364,000 by motor transport and 28,000 by air. The main migration in Punjab in both directions took place for the last 4 months of 1947। मतलब एक बहुत लॉन्ग टाइम से वो चला था, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको देखते हुए आई थिंक 4 मंथ्स बहुत कम ही है, टू बी ऑनेस्ट। वट एवर, द रिहेबिलिटेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वॉज अ हर्क्यूलियन टैक्स। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टास्क था वो, कि जो पीपल्स जो थे, जो जिन्होंने माइग्रेट किया था फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया, उनको एक अच्छे से जगह देना, उनको रहने के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करना, उसे ही बेसिकली रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। तो उसका वो एक बहुत बड़ा टास्क था। Very soon, a Director General of Rehabilitation was appointed for the distribution of lands, providing shelters and jobs for the huge displaced person. Displaced person means जिन्होंने अपना घर खो दिया था माइग्रेशन के चक्कर में, तो उनको हम displaced persons कहते हैं। तो उनके लिए एक जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहेबिलिटेशन, उनको एक अपॉइंट किया गया ताकि उनको रहने के लिए जगह मिले, खाने के लिए खाना मिले और जॉब्स भी मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए बेसिकली। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट 22 million from 1947 to 1968 for the resettlement of those displaced persons. Gradually, the peasants and farmers from West Punjab were fairly rehabilitated in a reasonable span of time. The Punjab government, with cooperation of the central government, planned some industrial towns like Faridabad, Nilokheri in Kurukshetra and Rajpura for them. अच्छा, what are industrial towns? Industrial towns basically क्या होता है, कुछ टाउन्स जिनको जो प्लानिंग सेशंस होते हैं, गवर्नमेंट हमेशा लाइक हर ईयर में क्या करता है, वो प्लान करता है हर टाइम, ओके, कि कौन से स्टेट को एग्रीकल्चरल रीजन बनाया जाए, कौन से टाउन्स को इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जाए। इंडस्ट्रियल रीजन बेसिकली वो होता है जो कि इंडस्ट्री जहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट जहाँ पे काम करेंगे ताकि उसका इंडस्ट्री डेवलप हो सके, ठीक है। तो जो पंजाब का जो गवर्नमेंट था एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम फरीदाबाद, नीलोखेरी एंड राजपुरा में ज़्यादातर होता है ना पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो करेंगे ताकि उसका जो इंडस्ट्रीज हो वो डेवलप हो सके एंड अल्टीमेटली वो एक इंडस्ट्रियल टाउन बन सके। ओके, द रेफ्यूजीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हैड कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। दे वर मोस्टली टाउन पीपल। अभी टाउन पीपल का क्या मतलब होता है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, जैसे कि लद्दाख हो गया, या फिर जो नॉर्थ वेस्ट में है, जो मेनली जो स्टेट्स नॉर्थ वेस्ट में थे, उनका सीन कुछ डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था कि जो लोग वहाँ से माइग्रेट किए थे, उनका वो बेसिकली टाउन पीपल थे। टाउन पीपल मतलब उनके पास तुम्हारे और मेरे जैसे बड़े घर नहीं थे, बहुत लोगों के पास पक्के घर भी नहीं थे। तो इनका क्या हुआ था, जो रायट्स, जो कम्युनल रायट्स छिड़ गई थी पार्टीशन के वक्त, बहुत सारे जगह में क्या हुआ था, जो घर थे उनको जलाया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत बुरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था, ताकि जो लोग हैं वो नहीं रह सके वहाँ पे। मतलब दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट, क्योंकि उनका घर ही पूरा डिमोलिश कर दिया गया था रायट्स की वजह से। तो उनका क्या हुआ था, जो उनका जो घर था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया था। तो अभी क्या हुआ, अभी इस इनको चाहिए था कि उन लोगों के पास अभी कुछ रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं था, कोई घर नहीं था। तो देयर प्रॉपर्टीज वर डिस्ट्रॉयड, यस, देयर प्रॉपर्टीज वर डिस्ट्रॉयड बाय कम्युनल राइट्स। देयर वाज नो कोरिस्पॉन्डिंग इवैक्यूए प्रॉपर्टी इन इंडिया दैट कुड बी अलॉटेड टू देम। अभी कोई प्रॉपर्टी ऐसा भी नहीं था कि उनको अभी दिया जा सके। तो उन वो अब कहाँ रहेंगे, वो दैट बिकेम अ वेरी बिग इशू। ओके, द प्रॉब्लम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हैड टू लिव इन अ कैंप अलोंग द दिल्ली मथुरा मेन रोड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिल्ली मथुरा का जो मेन रोड है वहाँ पे एक कैंप बना के वो लोग रहने लगे, 16 miles फ्रॉम साउथ ऑफ दिल्ली। Here, an area of 6 square mil of land was allotted for construction of a new township close to the village of Faridabad. Sindh now became a part of the newly created state of Pakistan. जो सिंध था वो सिंध अभी पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट हो गया था। ओके, इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन देयर वाज नो कम्युनल प्रॉब्लम इन सिंध। इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट वेरी सून कम्युनल ट्रबल्स ब्रोक आउट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज लेफ्ट सिंध, बिकॉज
बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे थे, बहुत मतलब आपको आइडिया तक नहीं है। अगर आपके पास लाइक अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो और उन्होंने अगर देखी हो लाइक वो टाइम पे अगर वो रहते थे, या उनका कोई एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ओके। तो मैंने बचपन में बहुत ऐसे स्टोरीज सुने हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। ये सब मतलब जो पार्टीशन के वक्त जो हुआ था, जो दंगे हुए थे उसको रिलेटेड, तो आई नो कि क्या हुआ था। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि अगर आप पंजाब या बंगाल से हो, मोस्ट प्रोबेबली योर ग्रैंड पेरेंट्स वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम। तो उनको एक बार आप पूछ के देखना कि क्या हुआ था, बिकॉज बहुत बहुत मतलब गंदे तरीके से लाइक राइट्स छिड़ गई थी देश में। और अगर पार्टीशन ना होता ना, तो तब क्या होता था, तब एक सिविल वॉर छिड़ जाती पूरी मतलब पूरे इंडिया में, तो वो और भी बुरा होता। ओके, सो द हिंदूज ऑफ सिंध fled to Bombay by boat, others crossed into Rajasthan. तो मेनली ये हिंदूज का एक प्रॉब्लम हो गया था सिंध में, बिकॉज नाउ सिंध बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट सिंध में बहुत सारे हिंदूज भी थे, तो उन पे बहुत अत्याचार हो रहा था। तो उनको लेफ्ट नो अदर ऑप्शन, उनको वहाँ से भागना पड़ा। कहाँ भागे थे वो लोग? बॉम्बे में और राजस्थान में। Gradually, they widely dispersed over other parts of India. Unlike Punjabi refugees, a number of Sindh people were able to move away with their possessions like gold and cash. तो पंजाबी जो रेफ्यूजीज थे उनको उतना भी वक्त नहीं मिला कि वो लोग अपना कुछ सामान ले सके या फिर कोई कैश लेके भाग सके, उनको बहुत हड़बड़ी में भागना पड़ा। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से, आप में से कितने लोगों ने कलंक देखा है? कलंक जो मूवी है वो देखा है? आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, बिकॉज इफ़ यू हैव सीन कलंक देन आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस टाइम के बाद मतलब किस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ। बिकॉज कलंक में ये लास्ट, स्पेशली जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इमोशनल भी था। तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया था कि कौन से हड़बड़ी में, कौन से मतलब दुविधा में जो लोग थे उनको माइग्रेट करना पड़ा था। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने नहीं देखा है वो मूवी, तो आप बोर्ड्स के बाद या फिर जो भी आपको जब भी टाइम मिले आप देखना ज़रूर एक बार। ओके, दे डिड नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर देयर रिहैबिलिटेशन। तो उनको उतना गवर्नमेंट का जो उतना मतलब पब्लिक में एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ा गवर्नमेंट को उतना उनके लिए, क्योंकि उनके पास थे कुछ ना कुछ गोल्ड या फिर कुछ ना कुछ कैश थे। बट द हिंदू refugees from East Bengal were the worst sufferers. Nearly 1 million refugees had crossed over from East Bengal to West Bengal. अभी भी बाय द वे अभी भी ये हो रहा है। अभी भी वी ऑल नो कि बंगाल का कंडीशन कितना बुरा है, मतलब बांग्लादेश का कंडीशन कितना बुरा है। ऑब्वियसली बंगाल का भी है। तो वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा वहाँ पे माइग्रेशन अभी भी चलता है, और अभी बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स भी है अभी भी बंगाल में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कि अभी भी आई वुड से कि नहीं सॉल्व हुआ है अनफॉर्चुनेटली। Anyways, the exodus of Hindus from East to West Bengal was massive. By contrast, the number of Muslims who left West Bengal to East Bengal after the partition were relatively small. Between 1947 and 1967, at least 6 million Hindu refugees from East Bengal, now East Pakistan, crossed over to West Bengal, मतलब बांग्लादेश से basically. This influx of such a huge number of people threatened the present social, economic, and political system of West Bengal. Unlike the position of Punjab, here the flow was almost entirely one way, which is from Bangladesh to इंडिया। बेसिकली मतलब हिंदूज मेनली ईस्ट बंगाल में मेनली हिंदूज फंसे हुए थे, तो उनको माइग्रेट करना पड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल टू वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान। Okay, the migration in Punjab took place over a limited period, but in Bengal it was a continuous flow stretching over years. The policy of government of India regarding the refugees from East Bengal, Pakistan was quite different from those of Punjab. The agreed policy of India and Pakistan was to execute a total exchange of population in Punjab, each side followed a policy to rehabilitate all those who crossed over either way. मतलब जो भी जिनको भी अपना लैंड या फिर प्रॉपर्टी छोड़ के आना पड़ा था इंडिया में या फिर पाकिस्तान में, बोथ वेज, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत मतलब उन्होंने एक पॉलिसी को अरेंज करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. But in case of Bengal, the two new governments nurtured the belief that after the return of normal condition in the troubled areas, most of the displaced person would recross the border and would return to their respective homes. अब क्या हुआ था, मेनली यहाँ पे जो बंगाल का केस थोड़ा अलग था, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया कि जो लोग हैं वो लोग अभी तो ठीक है, अभी एक बहुत ही मतलब देश का हालत बुरा है, तो इसलिए अभी उनको माइग्रेट करना पड़ा है, ओके फाइन. पर जब ये सब थोड़ा बहुत सेटल्ड हो जाएगा, तब वो लोग वापस जाएंगे. मतलब जो हिंदूज, सपोज कोई हिंदूज लाइक
वेस्ट पाकिस्तान सॉरी ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के वेस्ट बंगाल आना पड़ा किसी को, तो वो अभी के लिए कोई मतलब लाइक कैंप वैम्प में रह लेंगे, और उसके बाद जब थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हो जाएगा दे वुड अगेन रिटर्न टू ईस्ट पाकिस्तान टू डिस्प्लेस ऑफ द प्रॉपर्टीज, लाइक उसको उनको शायद उनका प्रॉपर्टी बेच ले और वहाँ पे पैसे लेके आ जाए, तो कुछ ना कुछ उसका व्यवस्था बाद में वो लोग देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब एक मतलब प्लानिंग की थी दोनों गवर्नमेंट मिलके, जो कि बहुत बेकार था। क्यों बेकार था वो हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। Thus, the government of India and the government of West Bengal entered into the agreement of the government of Pakistan that neither state would assign immovable property to the refugees or to the incoming refugees to West Bengal. But in reality, the anticipated return of Hindu refugees to the original homes at East Bengal never materialized. यही रीज़न है कि ये जो पूरा प्लान था वो बहुत ही बेकार प्लान था। मतलब जो हिंदूज जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट, जो ईस्ट पाकिस्तान सॉरी जो हिंदूज थे जो ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के वेस्ट बंगाल में आए थे, तो उनको क्या हुआ था, उनको अपना प्रॉपर्टी कभी मिला ही नहीं। मतलब उनको बेसिकली एक बहुत ही लॉस में झेलना पड़ा, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी भी गया और उनको पैसे भी नहीं मिले। तो ये कभी हुआ नहीं, ये फुलफिल कभी हुआ नहीं जो प्लान था कि वहाँ पे जाएंगे और प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेंगे, उसको पैसा लेके फिर से आएंगे इंडिया में, तो वो कभी हुआ नहीं। ठीक है, Okay, according to the government records, 3,398,000 refugees had come from East Bengal, East Pakistan by November 1950, while only 1,05,88,000 Muslims had left West Bengal and Assam from East Pakistan. मतलब आप अगर रेशियो देखें तो the number of Hindus who came to India, like who came to West Bengal, वो बहुत ज़्यादा है as compared to the Muslims. Okay. Apart from those displaced persons, there was another problem of resettlement of Muslim refugees who had been displaced from their ancestral homes due to communal riots but refused to go to the new state of Pakistan. अभी क्या हुआ था, अभी कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी थे जिनको पाकिस्तान नहीं जाना था फॉर देयर पर्सनल रीजंस ऑफ कोर्स, तो उनको पाकिस्तान नहीं जाना था, बट उनका जो एंसेस्ट्रल घर है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था कम्युनल राइट्स की वजह से, मारपीट की वजह से। तो अभी वो कहा जाए, तो वो तो अभी डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं ना, तो अभी वो कहा जाए, वो एक अलग सा प्रॉब्लम था। During these communal riots of August and September 1947, huge number of Muslims were displaced by their Hindu neighbors. At the beginning of September 1947, many thousands of uprooted Muslims encamped outside the great Jama Masjid at Delhi. तो जामा मस्जिद के बाहर उनको रहना पड़ा। मतलब कितना सैड ये सिचुएशन था, आप समझ सकते हो। Okay, some of them went to Pakistan, but a great majority refused to go and appealed to Gandhi ji to make arrangements for their return to their ancestral homes. तो बहुतों ने मतलब होता है ना कि होप छोड़ के, मतलब दे गॉट सो होपलेस कि उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर उनको शायद मन नहीं था पाकिस्तान जाने का, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, तो फिर भी उनको जाना पड़ा। एंड अ लॉट ऑफ बट द ग्रेट मेजॉरिटी दे रिफ्यूज टू गो एंड दे अपील टू गांधी जी कि आप कुछ करो। गांधी जी क्विकली रिस्पॉन्डेड टू देयर अपील बट ही वाज असैसिनेटेड वेरी सून। वी नो किसने किया था, ये नाथुराम गॉडसे, उन्होंने असैसिनेट कर दिया था गांधी जी को एट दैट टाइम। एक बुक भी है कि वाई आई किल्ड गांधी बाय नाथुराम गॉडसे, आप वो पढ़ना ज़रूर जब आपको वक्त मिले, वो भी बहुत अच्छा बुक था। Anyways, the assassination created great impact on the Hindus and they now welcomed those displaced persons to come back to their ancestral homes. The central government under the leadership of Jawaharlal Nehru tried its best to solve the great problem of the homeless people with humanitarian and sympathetic attitude. अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मेनली यहाँ से ही चैप्टर शुरू होता है। ये एक ब्रीफ एक मतलब क्या सिनेरियो था वो आपको समझाने के लिए ये पूरा पार्ट दिया गया है, वट एवर। तो मैं ये पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। There were a number of side effects of partition like transfer of population, problem of recovery of abandoned properties and the division of assets between the two countries. तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम देख सकते हैं अभी तक, कि जो पॉपुलेशन था उसका एक ट्रांसफ़र होना एक प्रॉब्लम था, कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो अब उसका क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे। एंड द डिवीजन ऑफ एसेट्स, कि अब जो दोनों कंट्री के पास जो एसेट है वो कहाँ से, वो किस रेशियो पे डिवाइड करा जाएंगे। तो लेट अस सी कि क्या हुआ था बेसिकली। The problem of division of assets kept India-Pakistan relations strained. As of 14th August 1947, India's cash balance was 4,000 million, out of which 1,000 million was demanded by Pakistan. तो 14 अगस्त के वक्त पर 1947 में क्या हुआ था,
इंडिया के जो कैश बैलेंस थे वो था 4,000 मिलियन। उनमें से 1,000 मिलियन पाकिस्तान ने डिमांड किया था। इंडिया टुक दिस केस टू एडमायर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये एक लीगल पैनल होता है जहाँ पे सपोज सी इंडिया ने कुछ सपोज पाकिस्तान ने कुछ चाहा तो इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो अभी एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है ना उन दोनों के बीच में, तो अभी उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? तो इसी सिचुएशन को जब भी दोनों कंट्रीज में सपोज कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास जाते हो जहाँ पे एक लीगल पैनल होता है, बहुत ही मतलब एक अलग सिस्टम होता है उनका। तो वहाँ पे वो लोग एक नेगोशिएशन करके एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं जहाँ पे दोनों कंट्रीज एग्री कर सके, which decided that 750 million should be paid by India to Pakistan। मतलब ये थोड़ा सा कमा कमा के 1000 उन्होंने चाहा था तो उससे उन्होंने मतलब क्या मिला उनको? 750 मिला। ओके, बट द प्रॉब्लम अरोज व्हेन पाकिस्तान रिफ्यूज टू पे इट्स डेब्ट। अभी पैसे लिए हैं तो आपको तो डेब्ट भी पे करना पड़ेगा ना। पर पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे डेब्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान इज येट टू क्लियर प्री पार्टीशन डेब्ट ऑफ 300 करोड़। मतलब आप समझ सकते हो कि अभी भी उनको मतलब वो हम लोग मतलब इंडियंस अभी इंडिया को अभी भी मिलता है, मतलब 300 करोड़ अभी भी मिलेगा, बट वो अभी भी उन्होंने नहीं दिया है। ओके, विच इज़ बिंग कैरिड फॉरवर्ड ईयर आफ्टर ईयर इन द बजट अकाउंट एज अ लाइबिलिटी। अभी भी नहीं मिला है इंडिया को, तो वो एक लाइबिलिटी काउंट हो रहा है अभी तक। At the time of partition, it was decided that India would take the responsibility of paying foreign debts and Pakistan would pay its share in 3 equal installments। अभी कुछ that after मतलब जो that time था वहाँ के तब के वक्त पर इंडिया का भी कुछ मतलब डेब्ट्स थे, फॉरेन डेब्ट्स थे। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो फॉरेन डेब्ट्स है मैं वो पे करूँगा, और तुम्हारा जो शेयर है पाकिस्तान का जो शेयर है वो आप क्या करना, आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप धीरे 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 करके पे करते रहना। बट पाकिस्तान रिफ्यूज टू पे इट्स डेब्ट। यही केस हुआ था बेसिकली, यही डेब्ट का बात कर रहा है आई थिंक, जो भी हो। एंड वेरी सून द प्रॉब्लम बिगैन। India on its part paid 20 crores out of the 75 crores to Pakistan as its share and Pakistan was now to pay its share। तो जो 750 मिलियन उन्होंने डिमांड किया था, सी 75 क्रोर्स मीन्स 750 मिलियन। ओके, जो 75 क्रोर्स उन्होंने डिमांड किया था तो उनमें से क्या किया उन्होंने, इंडिया ने पहले उनको 20 क्रोर्स दिया टू पाकिस्तान एज ए शेयर एंड पाकिस्तान वाज नाउ टू पे शेयर। तो पाकिस्तान को अभी भी शेयर पे करना था वहाँ पे। 55 crores were held back as the Indian Prime Minister Nehru wanted Kashmir issue to be resolved first। अभी उस टाइम पे ना कश्मीर का इशू चल रहा था एक, तो उस पर हम बाद में आएंगे जब हम कश्मीर प्रॉब्लम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम, तो तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। वट एवर जो भी हो, आप ये जान लो कि अभी उनको 20 crores इंडिया ने दिया था एंड बाकी के जो 50 crores है वो नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि उनको मिले क्योंकि कश्मीर का इशू फिर चल रहा था। सिंस एनी मनी गिवन टू पाकिस्तान वुड बी यूज फॉर मिलिटरी पर्पसेस अगेंस्ट इंडिया। मतलब इंडिया का ही पैसे लेके ये कर सकते थे कि पाकिस्तान उसको ही डिफेंस में सपोज इस्तेमाल करे उस पैसे को, और फिर इंडिया में ही भारी पड़ जाता सिचुएशन। But Gandhiji was against this decision and argued that this meant going back on the agreement made in the earnest and not a good beginning for relations between two newborn countries। तो गांधी जी को लगा कि नहीं उनको देना चाहिए क्योंकि फिर क्या होगा, फिर रिश्ते बिगड़ जाएंगे। Division of assets finally took place in 4:1 ratio, which meant that out of every 5 gold bars, 4 would remain in India and 1 would be sent to Pakistan। ओके, जो गोल्ड थे वो ऐसे 4:1 रेशियो में डिवाइडेड हुए थे। पाकिस्तान नाउ एग्रीड टू रीयूज इंडियन करेंसीज एज देयर वाज ओनली वन प्रिंटिंग प्रेस देयर। पाकिस्तान में क्या हुआ था, सिर्फ एक ही प्रिंटिंग प्रेस थे। तो पाकिस्तान क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंडियन करेंसीज है वो उनको ही रीयूज करेंगे, और उन करेंसीज को वो लोग मार्क किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैम्प से टिल पाकिस्तान कुड एस्टैब्लिश इट्स ओन प्रिंटिंग प्रेस। तो ये आप नोट दे सकते हो, आई थिंक यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, विद पार्टीशन ऑल्सो केम द प्रॉब्लम। तो क्या हुआ था, जो पार्टीशन के टाइम पे एक अलग सा प्रॉब्लम ये भी था कि जो प्रॉपर्टीज है जिनको अबैंडन किया गया था उनको कैसे आप रिकवर करें। बहुत लोगों को प्रॉपर्टी छोड़ के भागना पड़ा ना। द कम्युनल रायट्स हैड फोर्स्ड द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज टू अबैंडन देयर इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन द पेरेंट कंट्रीज। तो बेसिकली वही बात इन्होंने कहा कि उनको छोड़ के प्रॉपर्टी छोड़ के उनको भाग के माइग्रेट करना पड़ा। Non-Muslim refugees of Pakistan had left close to 5,000 million worth property in Pakistan। Non-Muslim मतलब basically Hindus, Christians जो भी। On the other hand, Muslim refugees from India had left 1 million worth property in India। Negotiations by both the countries began as early as 29th August 1947। India wanted the refugees to give compensation
for the property they had left behind. तो इंडिया क्या चाहते थे, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहते थे कि जो भी माइग्रेंट्स, जो भी हिंदू माइग्रेंट्स प्रॉपर्टी छोड़ के भागे हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छोड़ के भागे हैं, उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए, कुछ पेमेंट दिया जाए, ताकि वो उस पेमेंट को यूज़ करके वो कहीं कहीं पर रह सके, कुछ घर वर बना सके. ओके. पाकिस्तान ऑल्सो held the opinion that the matter should be solved on case by case basis. मतलब एक एक केस को पकड़ के सॉल्व करना चाहिए. The property should be either transferred or sold. इधर आप किसी को दे दो प्रॉपर्टी या फिर आप सेल कर दो उसको. Finally, in 1954, India decided to use the evacuee property for the benefit of the refugees by passing a Displaced Person Act in the Parliament. तो ये उन्होंने एक एक्ट रखा, डिस्प्लेस पर्सन एक्ट करके पार्लियामेंट में, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी होगा वो बेनिफिट के लिए, मतलब रेफ्यूजीज के बेनिफिट के लिए दिया जाए. In 1956, both the governments of India and Pakistan decided to transfer evacuee bank accounts, lockers, and safe deposits. But the issue did not end here, and it extended to a lot of other problems in the subsequent years. River water dispute. Equitable share of the waters of river Indus and its tributaries for irrigation purposes became an important issue between India and Pakistan after the attainment of independence. Both the countries wanted to be self-sufficient in agriculture, utilizing the waters of river Indus. अभी क्या हुआ था, अभी ये प्रॉब्लम आया कि कौन से पार्ट, मतलब रिवर का कौन सा कितना सोर्स कितना मिलेगा, मतलब किसको कितना मिलेगा बेसिकली, जो रिवर वाटर है. अभी रिवर वाटर बहुत एसेंशियल है, वी ऑल नो, बिकॉज इरिगेशन के लिए काम लगता है ना वाटर. तो इसी वजह से अभी उसका एक अलग डिस्प्यूट चला. क्या डिस्प्यूट चला, लेट अस नो. After the partition, India got only 5 million out of the 28 million acre of land irrigated by Indus and its tributaries like Ravi, Beas and Sutlej. तो ये जो Indus, Ravi, Beas and Sutlej है, वो they occupy an area of total 28 million acre. आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा है. उनमें से इंडिया got only 5 million. और बाकी का जो पार्ट है वो पाकिस्तान को दिया गया. The problem was that the waters of the western rivers went into the sea. जो western rivers है, जो कि आप हम आते हैं बाद में आते हैं, वो क्या क्या है, जो वेस्टर्न रिवर्स है वो सी में जाके मिल जाते थे एक साथ. सो द पाकिस्तानी कैनल्स वे सोलली डिपेंडेंट ऑन द ईस्टर्न रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द ईस्ट पंजाब फॉर देयर सप्लाईज. तो कैनल्स जो थे पाकिस्तान का वो डिपेंडेंट थे क्या, ईस्टर्न रिवर्स में. मतलब वेस्टर्न रिवर्स का कुछ काम नहीं था ज़्यादा, क्योंकि वो तो सी में जाके मिल रहा है, तो वहाँ पे कैनल्स नहीं हो सकते ना उतना. On the other hand, India wanted to utilize the waters of the eastern rivers. अब इंडिया को भी ईस्टर्न रिवर्स चाहिए, नेमली रवि, बियस एंड सुतलेज. ये तीनों थे जो कि ईस्टर्न रिवर्स थे. Okay, for the agriculture development, to make herself sufficient in agriculture and food. As a result, the Indus water became an important issue between these two newborn states. For any natural calamity like flood or drought in Pakistan, India was blamed and was held responsible. तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, जब भी कोई सपोज ड्रॉ होता था या फिर फ्लड होता था, वो लोग इंडिया को ब्लेम कर देते थे कि इनके वजह से हमको नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, हमको प्रॉब्लम्स हो रहा है. However, the water dispute between India and Pakistan was settled through the intervention of Eugene Black, the president of World Bank. तो ये तब के टाइम पे यूजीन ब्लैक प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, और इन्होंने आके सॉल्व किया ये प्रॉब्लम. अभी हम देख लेते हैं कि इनका कैसे शक्ल है इनका. ये इंसान है यूजीन ब्लैक. ओके, आप देख लो, क्योंकि पिक्चर स्टडी भी आ सकता है. So, the scheme of the World Bank was as follows. The total water of the Indus and its tributaries was divided in the proportion of 80-20 ratio. मतलब 80% जाएगा पाकिस्तान के पास और 20% आएगा इंडिया के पास. ये था फर्स्ट एग्रीमेंट. इंडिया एग्रीड टू अलाउ द फ्लो ऑफ इंडस. बाय द वे, आपको इतना सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी आई वुड से कि आप रीडिंग करके जाओ अच्छे से, पर आपको मोस्टली यहाँ पे 4 पॉइंट अगर अच्छे से याद है तो ही चलेगा. India agreed to allow the flow of Indus, Jhelum and Chenab all time. The irrigated areas of India would continue to receive water from these rivers. India would be able to store a total of 2.85 million acres feet of water for various purposes from the tributaries of these western rivers, namely Indus, Jhelum and Chenab. The agreement would be made for a period of 10 years. 10 year के लिए एक agreement था. During this time, Pakistan would construct canals to replace the supplies to receive from the eastern rivers with Ravi, Sutlej and Beas. तो अभी क्या हुआ, तो ये एक एग्रीमेंट जो कि 10 ईयर के लिए बना गया था. इस 10 ईयर के टाइम पीरियड में पाकिस्तान क्या करेगा, अच्छे से वो लोग टाइम लेकर कंस्ट्रक्ट करेंगे कैनल्स, जो कि जो सप्लाईज है जो ईस्टर्न रिवर्स से मिल रहे थे उनको, रवि, बियस एंड सुतलज से,
वो जो ये सप्लाईज़ थे उनको रिप्लेस कर सके। वो कैनल्स कंस्ट्रक्ट करेगी ताकि वो जो सप्लाईज़ में वो लोग जब डिपेंडेंट थे, पाकिस्तान वाज़ प्रैक्टिकली डिपेंडेंट ऑन दिस ईस्टर्न रिवर्स। तो उनको टाइम दिया गया कि आप अच्छे से टाइम लेके कंस्ट्रक्ट करो, कैनल्स बनाओ, ताकि वो आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहो वो ईस्टर्न रिवर्स पे। India agreed to make a fixed contribution of rupees 83.3 crores for the construction work. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो कैनल्स है, अभी कैनल्स कंस्ट्रक्ट के लिए करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके फाइन, वील गिव 83.3 crores on our part. इंडिया वुड पे दिस अमाउंट इन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। वो लोग डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक के पास वो पैसे भेजेंगे इंडिया, और वो 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, एक साथ नहीं पे करने वाला है 83.3 करोड़। Australia, Canada, Germany, Britain, New Zealand and America agreed to pay generously to this Indus Basin Development Fund. तो ये भी कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। पाकिस्तान वुड रिसीव अ टोटल ऑफ रुपीज 333.3 crores, बहुत बड़ा अमाउंट है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन रिजर्वॉयर्स एंड लिंक कैनाल्स। A permanent Indus Commission would be formed. The commission would be responsible for implementing the terms of the treaty. If any dispute could not be resolved by negotiation, the matter would be referred to a neutral expert or to a court of arbitration for final decision. तो अभी इस प्रॉब्लम के बाद क्या हुआ, एक परमानेंट इंडस कमीशन को भी फॉर्म किया गया। ठीक है, वो कमीशन अभी रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी अगर सपोज टर्म ट्रीटी का जो टर्म्स है उनके इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो बाई चांस, फिर वो कमीशन हैंडल करेगा वो। और अगर कोई मतलब डिस्प्यूट ऐसे वो हैंडल ना कर पाए, जो इंडस कमीशन है वो शायद ना ही कर पाए अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट, फिर वो मैटर क्या होगा, वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट देखेंगे या फिर जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनका डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा इन दैट केस। बट इंडियन पब्लिक ओपिनियन was not happy because India got a small share of river waters. जो पब्लिक थे इंडिया में वो लोग खुश नहीं थे इस डिसीजन से। इंडिया वुड ऑल्सो पे अ ह्यूज अमाउंट टू पाकिस्तान, विच वी गॉट टू नो कि यहाँ पे 83.3 crores, huge amount to Pakistan for the construction of link canals. Jawaharlal Nehru went to Karachi and signed the Indus Water Treaty on 19 September 1960. Date important है। Nehru hailed 19 September as a memorable day. Thus, India was able to settle water problem with a new neighbor Pakistan. तो इसी तरह जो इंडस वाटर डिस्प्यूट था वो सॉल्व किया गया। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज ओरिजिन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, रोल ऑफ सरदार पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। ये पार्ट अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगी, पार्ट 2 में ये पार्ट अपलोडेड होगा, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से मेनली ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ स्किप मत करना, प्लीज़ देख लेना वीडियो। मैं अभी और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है और उसके बाद कोई देखता नहीं है फुल वीडियो, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि मैं पार्ट 2 बनाना चाहती हूँ इसका। तो आई विल अपलोड इट वेरी सून, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आप ज़रूर देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। आप 10 ईयर्स खुल के भी एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वी विल स्टडी दिस पोर्शन इन द नेक्स्ट पार्ट।